बाजपुर के जंगल में कालू कौवा रहता था। वो हमेशा से बहुत बेकार के काम करने में रुचि रखता था। ऐसे ही एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। अरे भाई, छुट्टियाँ आ रही है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो हरिया बोलता है, चलो हम मनाली चले। तो कालू कहता है, मनाली क्यों जाना है, कुछ बड़ा सोचो। हम लोग चांद पर चलते हैं, वहाँ घूमेंगे तो हमारी जंगल में नाम होगा। मनाली तो हर कोई जाता रहता है। नहीं भाई, मुझे तो मनाली ही जाना है। रॉकेट का पैसा कहाँ से लाएंगे? ये कहकर कालू के दोनों दोस्त उसकी हंसी उड़ाते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे स्कूटर में चलेंगे। ट्रिपल सवारी। अगले दिन कालू उनके सामने अपना स्कूटर लाता है। उसको देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं। कालू के स्कूटर में अगल बगल 2 और स्कूटर जुड़े रहते हैं। है ना कमाल का मेरा स्कूटर, चलो अब इसमें चलते हैं। अरे वाह कालू, तूने तो बहुत ही अच्छा आविष्कार किया है। हाँ, मुझे क्या उल्लू समझे थे। चलो अब मजे करेंगे मनाली में। इस तरह से तीनों दोस्त उस स्कूटर में निकल पड़ते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूरी में उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है। अरे ये क्या, 5 किलोमीटर में ही पेट्रोल खत्म हो गया? हाँ, 3 स्कूटर है ना, वजन कम करने के लिए मैंने एक ही पेट्रोल टैंक लगाया है, लेकिन 3 इंजन है तो पेट्रोल थोड़ा ज्यादा पीती है ये स्कूटर। हे भगवान, हर 5 किलोमीटर में इसका पेट्रोल खत्म हो जाएगा। हमें नहीं जाना मनाली, तू ही जा इस खटारा में। कालू के दोनों दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। अरे रुको रुको, स्कूटर को धक्का तो दे दो। कालू अपना स्कूटर धक्का देकर घर वापस लाता है और अपने पिता कड़क से कहता है, पापा, मेरे दिमाग की इस गांव में कोई कदर नहीं है। बेटा, तू कहीं नौकरी कर। तू बहुत ही बेकार की चीज बनाता है जो मुसीबत ज्यादा करती है, समाधान नहीं। मतलब तू काम ज्यादा बिगाड़ता है। लोगों के काम आएगा तो लोग तुझे पसंद करेंगे। कालू सोच में पड़ जाता है कि वो लोगों की नजर में कैसे उठे। तभी वो एक डबल डेकर बस को देखता है। पूरी बस भरी हुई थी और फिर भी लोग उसमें चढ़ रहे थे। अब मैं ऐसी बस बनाऊंगा कि लोगों की तकलीफ हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इसके बाद कालू एक ट्रिपल डेकर बस बनाता है और बड़े शान से निकलता है, लेकिन उसकी बस इतनी ऊंची होती है कि वो फोन के केबल, टीवी केबल और बिजली के तारों को तोड़ते हुए निकलती है। पूरे गांव में बिजली चली जाती है, फोन्स बंद हो जाते हैं। देखिए पिताजी, मैंने क्या नायाब चीज बनाई है, ट्रिपल डेकर बस। ऐसी बस पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। अरे उल्लू कहीं का, तूने पूरे गांव की बिजली गोल कर दिया है, सारे तार तोड़ दिए। नालायक, अब तुझे सिर्फ पिटाई ही ठीक कर सकती है। ऐसा कहकर कड़क कालू की पिटाई कर देता है। इसके बाद से कालू अपनी उटपटांग हरकतों को बंद कर देता है। फिर कालू पूरे गांव के बिजली के तार को रिपेयर करता है। इस तरह से कालू धीरे धीरे सुधर जाता है और सही चीजें करने की आदत डाल लेता है। फिर कालू का सभी लोग मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं। एक जंगल में पीलू चिड़िया अपने पिता टिल्लू और अपनी माँ बबली के साथ रहा करती थी। टिल्लू खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मुखिया रहा करता था जो पक्षियों की जमीन को जबरदस्ती हड़प लिया करता था और जो भी पक्षी उसका विरोध करते वो उसे मरवा देता था। एक दिन टिल्लू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी मुखिया टिल्लू के खेत पर पहुंचता है। मुखिया के साथ उसके कुछ गुंडे भी रहते हैं। अरे टिल्लू, ये खेत तू मेरे नाम कर दे, उसके बदले में मैं तेरा पूरा कर्ज माफ कर दूंगा। टिल्लू कहता है, कैसा कर्ज मुखिया जी, मैंने तो आज तक आपसे कोई कर्ज लिया ही नहीं। इस पर मुखिया उसे धमकाते हुए कहता है, अच्छा तूने मुझसे कर्ज नहीं लिया,
ये देख कागजात, इस कागजात में तूने मुझसे पूरे 2 लाख रुपए उधार लिए हैं और इसमें तेरा अंगूठे का निशान भी है, और अब तो ब्याज मिलाकर ये पूरे 4 लाख रुपए हो गए हैं। टिल्लू ये सब देखकर बहुत डर जाता है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मालिक आप ये सब मत कीजिए, अगर आप मेरी जमीन ले लेंगे तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। देख टिल्लू, मैं तुझे अभी बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, अगर तू मेरी बात नहीं माना तो फिर तू जानता है अंजाम क्या होगा। इन गुंडों को देख रहा है ना, ये तुझे ऊपर पहुंचा देंगे। इस तरह डराने धमकाने से टिल्लू मुखिया का सामना नहीं कर पाता है और वो डर के मारे उसको अपना खेत दे देता है। टिल्लू उदास मन से घर आता है। बबली उसे कहती है, क्या बात है जी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे बबली, सब बर्बाद हो गया। आज मुखिया खेत पर आए थे, उन्होंने फर्जी कागजात बनाए कि मैंने उनसे कर्ज लिया था, जबकि मैंने उनसे कोई भी कर्ज नहीं लिया था। अब डरा धमकाकर उन्होंने मेरी जमीन हड़प ली है। पीलू अपने पिता से कहती है, पिताजी आप मेरे साथ मुखिया के घर चलिए, मैं उससे अपना खेत वापस लेके ही आऊंगी। फिर टिल्लू पीलू के साथ मुखिया के घर चला जाता है। पीलू गुस्से में मुखिया से कहती है, बदमाश मुखिया जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी से खेत हड़पने की, अब उसे तुरंत वापस कीजिए। मुखिया कहता है, टिल्लू तेरी बेटी तो बहुत सुंदर दिखती है, गुस्से में तो ये और भी अच्छी लगती है। एक काम कर, तू मेरी इससे शादी करा दे, फिर तुझे तेरा खेत वापस मिल जाएगा। टिल्लू अपनी बेटी से कहता है, देखा बेटी, ये कितना बदतमीज है, ये बदमाश है, इसके मुंह मत लग, चल मैं किसी और के खेत में काम करके अपना घर संभाल लूंगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर टिल्लू हरिया तोता के खेत में काम करने लगता है। एक दिन पीलू अपने पिता के लिए भोजन ले जा रही थी, तभी उसे किसी के करहाने की आवाज आती है। पीलू उस आवाज की तरफ जाती है तो झाड़ियों के बीच में उसे एक पक्षी दिखाई पड़ता है। वो बहुत घायल था और वो करहाते हुए पानी मांग रहा था। पीलू कहती है, ये लीजिए पानी पीजिए। पीलू चिड़िया तुरंत ही उस घायल पक्षी को पानी पिलाती है। फिर वो पक्षी पीलू से कहता है, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, एक जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया था, मैं बुरी कदर घायल हो गया था, यहीं पास में ही मेरा घर है, तू मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे। फिर पीलू उस घायल पक्षी को उसके घर तक पहुंचा देती है। घर पहुंचने के बाद वो पक्षी पीलू को एक बड़ी सी पोटली लाकर देता है। बेटा तूने मेरी जान बचाई है, ये ले, इसमें तेरे लिए इनाम है। बेटी ये कोई साधारण इनाम नहीं है, ये तरबूज के जादुई बीज हैं, इन्हें तू अपने आंगन में बिखेर देना, फिर देखना चमत्कार। फिर पीलू घर आकर उन चमत्कारी बीजों को अपने आंगन में बो देती है। टिल्लू उसे देखकर कहता है, अरे पीलू ये तू क्या कर रही है। पीलू कहती है, पिताजी ये तरबूज के जादुई बीज हैं, मैंने एक पक्षी की मदद की, मैंने उसे घर छोड़ा तो उसने मुझे ये तरबूज के जादुई बीज दिए, जिसे मैं अब अपने आंगन में बो रही हूँ। कुछ ही दिनों में पीलू के आंगन में तरबूज उगाते हैं, वे बहुत ही बड़े रहते हैं। बड़े बड़े तरबूजों को देखकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है और उन्हें टिल्लू बाजार में बेचने लगता है। तरबूज बेचने से टिल्लू की बहुत अच्छी कमाई होती है। इसके बाद से टिल्लू और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। रामपुर नाम के गांव में 2 भाई बहन अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। चिंटू और पिंकी को स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो बहाने बनाकर स्कूल जाने से बचा करते थे। पिंकी, मेरा होमवर्क नहीं हुआ है और कल मुझे स्कूल भी नहीं जाना, बताना क्या करें। चिंटू, होमवर्क तो मैंने भी नहीं किया, ऐसा करते हैं तबीयत खराब होने का बहाना बना लेते हैं, ऐसा करेंगे तो मम्मी हमें स्कूल नहीं भेजेगी। दोनों आज रात ही तय कर लेते हैं कि कल वो तबीयत खराब होने का बहाना बनाएंगे। अगले दिन उनकी मम्मी के पास आती है, अरे बच्चों स्कूल नहीं जाना क्या, चलो उठो और जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं मम्मी, मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है। तुम चिंटू, तुम तो जाओ। मम्मी मेरे पेट में भी दर्द है। ऐसा क्या खा लिया तुम लोगों ने जो इतना दर्द हो रहा है, तुम बहाना तो नहीं बना रहे, सच सच बताओ। नहीं मम्मी, सच बोल रहे हैं। तभी चिंटू के पापा अंदर आते हैं। सोनो, अरे भाग्यवान, जब उनकी तबीयत सही नहीं है तो रहने दो ना, क्यों जिद कर रही हो। बच्चों लो तुम ये दवाई खा लो, तुम्हारे पेट दर्द को आराम मिलेगा। बच्चे सोने की दी हुई
वो पेट दर्द की दवाई खा लेते हैं। पर कुछ घंटों बाद दोनों को तेज दर्द होने लगता है। चिंटू, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, कुछ तो करो ना, सहन नहीं हो रहा है, दर्द तो मुझे भी बहुत है, रुक मैं कुछ करता हूँ। चिंटू अपने पापा के कमरे में जाता है, कुछ दवाई देखने लगता है। तभी उसे एक पीली रंग की दवाई दिखाई देती है। वो उसे छुपाकर अपने साथ ले आता है और पिंकी को देता है और खुद भी एक गोली खा लेता है। पिंकी, मैंने पापा के मुंह से एक बार सुना था कि जब ज्यादा पेट दर्द हो जाए तो ये गोली सब ठीक कर देती है, तो देखना हम कुछ ही देर में ठीक हो जाएंगे। हाँ भाई, सच में मेरा बहुत दर्द हो रहा है भाई, सहन नहीं हो रहा है, कुछ करो, पता नहीं क्या खा लिया है। ऐसे ही 5 घंटे और बीत जाते हैं, पर उन दोनों का दर्द कम होने के बजाय और बढ़ जाता है और दोनों दर्द से रोने लगते हैं। भाई बहुत दर्द हो रहा है। पिंकी, उस दवाई से कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा दर्द और बढ़ गए हैं। मुझे भी नहीं पता भाई, आप कुछ करो ना, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। पिंकी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं हमने दवाई खाकर गलती तो नहीं कर दी। तभी उनकी माँ उनके सामने आती है। गलती तो करी है तुमने, चलो अब सच सच बताओ, क्या छिपा रहे हो तुम दोनों? नहीं तो मुझे और तरीके भी आते हैं पता करने के, तुम अपनी माँ को सब सच सच बता दो। दोनों अपनी माँ को सब सच सच बता देते हैं। बच्चों, बिना दर्द के दवाई खाओगे तो यही होगा ना, झूठ बोलने की सजा है तुम्हारी। अब बताओ, आगे से कभी झूठ बोलोगे? नहीं मम्मी, नहीं, कभी नहीं। इस झूठ के कारण हम दोनों परेशान हो गए हैं। हम आपसे वादा करते हैं आपसे फिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे, पर प्लीज ये दर्द सही करवा दो ना, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं भी डॉक्टर को बुलाती हूँ, वो तुम्हें दवाई देंगे जिसे खाकर तुम ठीक हो जाओगे। रुको, अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। चुनमुन डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर उन दोनों को देखकर उन्हें कुछ दवाई देते हैं जिसे खाकर वो दोनों एकदम ठीक हो जाते हैं। पर आज उन्हें ये सीख भी मिल जाती है कि झूठ बोलने से क्या क्या हो सकता है और वो आगे से कभी ना झूठ बोलने की कसम खाते हैं। एक दिन मोना शेरनी, जो कि चिंटू और निमकी की मम्मी है, वह काम कर रही थी तो चिंटू वहाँ जाता है। मम्मी मम्मी, वो जो ऊपर जो कमरा है उसमें क्या रखा हुआ है? जब देखो वह कमरा बंद ही रहता है, चलो ना उसे खोल कर देखते हैं आखिर क्या है उस कमरे में। नहीं चिंटू, जाकर अपनी पढ़ाई करो, चलो, ऐसे काम में तुम्हारा बहुत दिमाग चलता है। मैंने मना किया ना तुम्हें, जिस काम के लिए मना किया जाए वह मत किया करो, लेकिन तुम फिर भी नहीं समझते हो। चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो, चलो। जब भी मैं आपसे उस कमरे के बारे में पूछता हूँ तो आप मुझे ऐसे ही पढ़ाई के नाम पर भगा देते हो। मुझे बता क्यों नहीं देते कि आखिर उसमें क्या रखा हुआ है? चिंटू बंदर अपनी मम्मी से बोल ही रहा था कि तभी वहाँ ननकी लोमड़ी भी आ जाती है। मम्मी, इस डब्बे को खोलो ना, इस पर ताला लगा हुआ है, इसे खोलकर दिखाओ मुझे इसके अंदर क्या रखा हुआ है। वह कम था क्या जो दूसरी तू आ गई? मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि ये सब पापा का सामान है, इसे हाथ मत लगाया करो, ये सब पापा के जरूरी हो सकता है, इसलिए अब तुम इन्हें रखो और जाओ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मम्मा प्लीज मुझे बताओ ना इसके अंदर क्या रखा हुआ है, इसे खोलकर तो देखो ना, इसके बाद हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। बोला ना बच्चों, नहीं का मतलब नहीं। चलो जाओ, अब मुझे काम करना है और फिर बाजार भी जाना है। तुम खुद अपने पापा से ही पूछ लेना। चलो अब मुझे काम करने दो। थोड़ी देर में मम्मी बाजार के लिए चली जाती है और चिंटू बंदर और ननकी लोमड़ी मौका पाते ही उस डब्बे को फिर से खोलने में लग जाते हैं, मगर ताला लगा होने की वजह से वह उनसे खुलने वाला नहीं था। वह मायूस होकर अपने पापा रॉकी भालू के पास जाते हैं। पापा, आपने इसके अंदर ऐसा क्या रखा हुआ है जो मम्मी इसे हमें कभी नहीं छूने देती? आप इसे खोलिए ना। अच्छा, तो तुम इसे क्यों खुलवाना चाहते हो? पापा इसे खोल दीजिए ना, हमें बस देखना है इसमें क्या रखा है। अच्छा ठीक है, मैं इसे खोल दूंगा, मगर मेरे पास एक और ऐसा ही बॉक्स है, वो भी मैं अभी लेकर आता हूँ, रुको। रॉकी भालू अंदर अपने कमरे में से एक और बॉक्स लेकर आता है जिस पर भी ऐसा ही ताला लगा हुआ था। पापा, इस बॉक्स पर भी ऐसा ही ताला लगा है। बेटा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसके अंदर क्या है बच्चों। इसके अंदर मेरे बचपन का खजाना है जो मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है, तुम्हें इन दोनों बॉक्स में से अपना एक एक बॉक्स पहले ही चूज करना पड़ेगा। तो तुम अपने लिए एक एक बॉक्स चूज कर लो। क्या कहा पापा, इसके अंदर आपका खजाना है क्या? सच में? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं तो ये वाला बॉक्स लूंगी। तो ठीक है पापा जी, ये वाला बॉक्स मैं लूंगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें से जो भी निकलेगा वो तुम्हें
रखना होगा। चलो बच्चों हटो, मुझे ताला खोलने दो। रॉकी सबसे पहले चिंटू वाला बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर बहुत सारी किताबें होती हैं, जिसे देखकर चिंटू बहुत उदास हो जाता है। फिर रॉकी ननकी वाला बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर उसे बहुत सारे खिलौने मिलते हैं, जिसे देख चिंटू और उदास हो जाता है। तब ननकी अपने भाई को देखकर उससे कहती है, भाई क्या हुआ, आप उदास क्यों हो रहे हो? आप तो मेरे भाई हो और जो मेरा है वो आपका भी तो है ना, और जो आपका है वो मेरा है, तो ये खिलौने भी तो आपके हुए ना। चिंटू ये सुनकर बहुत खुश होता है। भैया अब साथ में इन किताबों को हम पढ़ेंगे और इन खिलौने से भी खेलेंगे। हाँ ननकी, हम पापा के खजाने से बहुत मस्ती करेंगे। तुम तो सच में बहुत समझदार हो मेरे बच्चों। मैं यही तो देखना चाहता था कि तुम दोनों अपने अपने खजाने के साथ क्या करोगे, मगर तुमने उन्हें साथ में खेलने के बारे में सोचा। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तुम मेरे खजाने का फायदा उठाओ और जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो और मस्ती करो। दोनों खिलौने लेकर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए बाहर चले जाते हैं। आचार्य जयसूर्या अपने पर्यटन के दौरान गांव-गांव जाके वहां की लोगों को अपनी प्रवचन से अच्छी बातें सिखाते थे। आचार्य की मधुर वाणी और सत्य विचार से वहां के लोग बहुत प्रभावित होते थे। आचार्य के विचारों को अपने जीवन में लागू करके बहुत सारे लोग सद्गुणी बन गए थे। एक दिन पंढरपुर में आचार्य का प्रवचन चालू था। सज्जनों, अगर हम किसी का बुरा चाहते हैं तो हमारा भी बुरा होगा। अगर हमारे विचार अच्छे रहेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। कितना सीधा साधा है यह विचार। आचार्य की प्रवचन चालू था तो तभी वहाँ पे एक आदमी आके पहुँच जाता है और आचार्य की पैर पे साष्टांग नमस्कार करते हुए यह कहता है, आचार्य जी मुझे बचा लीजिए, मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ। अरे मैं कौन होता हूँ तुम्हें बचाने वाला? हम सब की रक्षा तो परमेश्वर करता है। आचार्य जी आप ऐसा मत कहिए। हमने देखा है आपकी वाणी से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी संवार चुके हैं। सब आपकी नाम की जपमाला जपते हैं। अच्छा बंधु, आपका समस्या क्या है बताओ। मैं एक डकैत हूँ। तभी सभा में बैठे सारे लोग एक दूसरे के कानों में खुसर पुसर करने शुरू कर देते हैं। अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये डाकू है। अरे मैं सोच रहा था मेरी अंगूठी कहाँ गई, इसी ने चुराया होगा। अरे ये डकायत अगर हमारे गांव में आ गया तो किसी की खैर नहीं। लोगों की खुसर पुसर सुनते ही वह डकायत बोलता है, अरे मैंने जिंदगी बहुत देख ली है आचार्य जी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने लोगों को लूट कर जमाया हुआ धन मुझे रात को नींद नहीं करने दे रहा है। अरे तुम्हारे कर्मों का तुम्हें पश्चाताप है तो तुम्हारी समस्या क्या है? आचार्य जी मैं ये सब छोड़ के सीधी साधी जिंदगी जीना चाहता हूँ, इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ, मुझे मार्गदर्शन कीजिए। आचार्य डकायत की दुविधा समझते हैं और उसे कहते हैं, अरे वो तो बहुत ही आसान है। आज से अपना कुकर्म छोड़ दो और ये मन में ठान लो और उसी के पथ पे चल पड़ो। धन्योस्मि आचार्य जी, जो आपने कहा मैं उसी पथ पे चलूंगा। आचार्य जी अपने प्रवचन उस गांव में खत्म करके दूसरे गांव तीसरे गांव ऐसे ही पर्यटन करते रहे। तो एक दिन वही डकायत फिर से आचार्य जी से मिलता है। आचार्य आपने जो कहा था उस रास्ते पे चलने की मैंने बहुत कोशिश की, मगर क्या करे मेरे हाथों को चोरी करने की आदत हो गई है, छूट ही नहीं रही है। आचार्य कोई दूसरा उपाय बता दीजिए ताकि मैं भी अच्छा इंसान बन के जिंदगी बिता सकूं। आचार्य हंसते हुए कहते हैं, अच्छा ये बात है, तुम आदत से मजबूर हो तो ठीक है, तुम हर दिन अपने ही काम करते रहना, मगर तुम जो भी काम करोगे उसे मेरे प्रवचन में आके बताते रहना, तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। आचार्य की बात को सुन के डकायत को अच्छा लगा तो कहता है, अरे ये तो आसान है, मैं चोरी भी करूंगा मगर पाप भी मुझे नहीं लगेगा। आज से ही मैं जो भी चोरी करूंगा आपके प्रवचन में आके सबको बता दूंगा। ऐसे कह के डकायत वहाँ से निकल जाता है और कितने ही दिन बीत गए मगर डकायत वापस नहीं आता है आचार्य के पास। तभी अचानक एक दिन आचार्य के शिष्य को उसकी याद आती है और शिष्य कहते हैं, गुरुजी कितने दिन हो गए लेकिन वो
डकायत तो आज तक आपके पास वापस आया ही नहीं। तो इसका मतलब आपका बताया हुए बातों से उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ क्या? ऐसा नहीं है मेरा शिष्य, उस पर प्रभाव हुआ है, तभी उसी ने वापस नहीं आया। मेरा कहना है उसने चोरी करना छोड़ दिया होगा, इसीलिए उसने यहाँ नहीं आया है, वरना वो कभी का आ जाता। मगर गुरुजी, ये कैसे हो सकता है? उस डकायत को अपने चोरी करना छोड़ने की लालच थी। चोरी करना बहुत ही आसान है शिष्य, लेकिन उसे सबके सामने ऐलान करना, अपने आप को उससे प्रायश्चित करना बहुत ही कठिन होता है। और यह बात उसे समझ में आ गया है, और अच्छे काम करने की बातें मेरे पास आके बताने की वजह भी नहीं है, और इसीलिए मुझे तो विश्वास है वो डाकू सुधर गया होगा। ऐसे कह के आचार्य अपने शिष्य को विवरण देते हैं। और एक दिन आचार्य की प्रवचन चल रही थी तो उसी गांव में रहने वाला वह डकायत आचार्य को मिलने आया और आचार्य से कह रहा है, आचार्य, आपकी वाणी ने मेरे जीवन की पथ ही बदल दी। मैं अब जिंदगी से बहुत खुश हूँ। उस दिन से आज तक मैंने एक भी चोरी नहीं की। भले ही मैं कुछ दिन भूखा था, मगर आज मैं कष्ट से अपनी जिंदगी को संवार रहा हूँ। कहते हैं ना, श्रम का फल मीठा होता है, तो मुझे भी यह श्रम बहुत आनंद दे रहा है। आपके आशीर्वाद मुझ पर सदा ऐसे ही बने रहे आचार्य। ऐसे कह के साष्टांग नमस्कार करता है। यह बातें सुनकर आचार्य की मन भी बहुत प्रसन्न हुआ और वह डकायत को कहते हैं, अब तुम्हें कोई प्रायश्चित की जरूरत नहीं है। अब तो तुम सदाचारी बन गए हो, तुम सदा सुखी रहो। ऐसे कहते हुए आचार्य अपने प्रवचन के लिए अगले गांव निकल पड़ते हैं।